बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ? यानी प्रमुख या फिर प्रख्यात भारतीय राष्ट्रवादी नेता व विद्वान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 23 जुलाई 1856 ईस्वी को। और मित्रों याद रखिएगा कि तिलक का जन्म महाराष्ट्र के पश्चिमी किनारे पर स्थित रतनगिरी में चिखली गांव में हुआ था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तिलक का बचपन का नाम क्या था? यानी बाल गंगाधर तिलक का बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा केशव। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत रूप में पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी व्यक्तिगत रूप से पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 1896 ईस्वी में स्वराज्य पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। मित्रों याद रखिएगा कि उन्होंने भारत में ब्रिटिश नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त पूर्ण स्वराज्य की स्थापना की मांग की थी। और उन्होंने उस समय एक नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो आपसे देखो, एक तो ये जो नारा दिया हुआ इसको देकर के भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तिलक ने मराठी भाषा में कौन सा पत्र निकाला था? कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में कौन सा पत्र निकाला था? तो इसका सही उत्तर होगा केसरी समाचार पत्र। और मित्रों याद रखिएगा कि जो केसरी पत्र है ये 1881 ईस्वी में बंबई से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, तिलक ने अंग्रेजी भाषा में कौन सा समाचार पत्र निकाला था? यानी बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी भाषा में कौन सा समाचार पत्र निकाला था? तो इसका सही उत्तर होगा मराठा। मित्रों याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र निकाले थे, एक तो केसरी और दूसरा मराठा। केसरी की बात करें तो ये मराठी भाषा में था, लेकिन मराठा की बात की जाए तो ये अंग्रेजी भाषा में 1882 ईस्वी में बंबई से प्रकाशित हुआ था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? यानी लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति में शामिल बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो इसका सही उत्तर होगा 1890 ईस्वी में। अगला प्रश्न, तिलक किसी भी मामले में अंग्रेजी हस्तक्षेप के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने किस बिल का विरोध किया था? मित्रों यानी जो बाल गंगाधर तिलक है ये भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन यानी भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, इसमें भारत के किसी भी मामले में अंग्रेजी हस्तक्षेप के ये खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने एक बिल का विरोध किया था। तो वह बिल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा एज ऑफ कंसेंट बिल, जो 1891 ईस्वी में निकाला गया था। तो इस बिल का उन्होंने विरोध किया था, क्योंकि इस बिल में जो भारतीय लड़का और लड़कियों की जो शादी की उम्र थी उसके विषय में विवरण दिया गया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव कब शुरू किए थे? यानी बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव यानी जिसे शिवाजी उत्सव या शिवाजी मेले के नाम से जाना जाता है, कब शुरू किए? तो मित्रों याद रखिएगा, गणपति उत्सव की बात करें तो ये 1893 ईस्वी में, और शिवाजी उत्सव या शिवाजी मेले की बात की जाए तो ये 1895 ईस्वी में शुरू किया गया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी कौन माने जाते हैं? भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी यानी राजनैतिक कैदी कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। बाल गंगाधर तिलक ने लेनिन से गुप्त पत्र व्यवहार कब किया? यानी बाल गंगाधर तिलक ने
लेनिन से गुप्त पत्र व्यवहार कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1905 ईस्वी में। मित्रों याद रखिएगा कि सन 1901 में तिलक ने नेपाली षड्यंत्र रचा, अर्थात नेपाल के राजा की मदद से भारत में विद्रोह की योजना बनाई थी, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इसी के फलस्वरूप 1905 में उन्होंने लेनिन से गुप्त पत्र व्यवहार किया ताकि विध्वंसकारी साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी यानी गर्म दल व नरम दल में कब विभाजित हुआ? कांग्रेस उदारवादी व उग्रवादी दलों में कब विभाजित हुआ? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। मित्रों याद रखिएगा कि कांग्रेस का उदारवादी और उग्रवादी दलों में विभाजन 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें इसका विभाजन हुआ और कांग्रेस दो भागों में बट गई, जिसमें एक तो गर्म दल और एक नरम दल। और मित्रों याद रखिएगा कि जो गर्म दल बना था इसके लाल बाल पाल नाम से त्रिमूर्ति, यानी जिसने लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीन प्रमुख नेता थे जिन्हें त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। बाल गंगाधर तिलक ने ब्रह्मा की मांडले जेल में कब से कब तक कैद रहे? यानी बाल गंगाधर तिलक ब्रह्मा की जो मांडले जेल में ये कब से कब तक कैद रहे? तो इसका सही उत्तर होगा 1908 से लेकर के 1914 ईस्वी तक। मित्रों याद रखिएगा कि 1908 में भारतीय प्रेस अधिनियम में कहा गया था कि किसी भी अखबार में विद्रोह फैलाने वाली सामग्री नहीं छापी जाएगी, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उत्तेजक लेख छापे जिससे उन्हें 6 वर्ष के लिए कारावास की सजा दी गई और ये 6 वर्ष का कारावास उन्होंने 1908 से 1914 तक ब्रह्मा की मांडले जेल में व्यतीत किया था। और याद रखिएगा कि ब्रह्मा की मांडले जेल में रहते हुए ही बाल गंगाधर तिलक ने गीता भाष्य की रचना की थी और वहीं पर इन्हें मधुमेह की बीमारी भी हो गई थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का गठन कब किया? बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का गठन कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1906 ईस्वी में। मित्रों याद रखिएगा कि 1908 से 1914 तक 6 वर्ष की कैद से मुक्त होने के बाद जब स्वदेश यानी भारत वापस लौटे तो वे उदारवादी हो गए और उन्होंने एनी बेसेंट को अपना नेता मान लिया और उनके सहयोग से उन्होंने होम रूल मूवमेंट में सक्रिय रूप से भाग लेकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता किसने कहा है? तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा एक अंग्रेज पत्रकार वेलेंटाइन चिरोल ने, यानी एक अंग्रेज पत्रकार वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा है। अगला प्रश्न, लखनऊ समझौता कब हुआ वह इससे क्या तात्पर्य है? लखनऊ समझौता कब हुआ वह इससे क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा यानी 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने हिंदू नेताओं को समझाया जिससे मुस्लिम लीग से समझौता हुआ, उसे लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों अगर सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि लखनऊ समझौता कब हुआ, 1916 ईस्वी को, और लखनऊ समझौता किस किस के मध्य हुआ, तो ये हिंदू नेताओं और मुस्लिम लीग के जो नेता थे उनके मध्य जो समझौता हुआ उसे लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, हिंदू राष्ट्रवाद का पिता और भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? हिंदू राष्ट्रवाद का पिता
और भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। और मित्रों याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है, और लोकमान्य का सीधा अर्थ है पूरे संसार में सम्मानित व्यक्ति। अगला प्रश्न, तिलक की प्रमुख पुस्तक कौन कौन सी है? बाल गंगाधर तिलक की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, टिंटस ऑफ द न्यू पार्टी, और अगली पुस्तक है इनकी गीता रहस्य। और मित्रों याद रखिएगा कि तिलक ने अक्टूबर 1893 में पुणे में एक अन्वेषणात्मक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है द ओरियन। और द ओरियन जो ग्रंथ है ये रिसर्चेज इनटू द एन एंटिविटी ऑफ द वेदाज। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को मुंबई में। अगला प्रश्न, तिलक की मृत्यु के बाद किसने उन्हें आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा है? यानी तिलक को एक श्रद्धांजलि रूप में या श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। मित्रों याद रखिएगा कि जब तिलक की मृत्यु हुई तब महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और वह आंदोलन था, यानी वह आंदोलन भी 1 अगस्त 1920 से ही वो शुरू किया गया, असहयोग आंदोलन। लेकिन उसी समय और तिलक की मृत्यु भी 1 अगस्त 1920 को ही हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। अगला प्रश्न, तिलक को भारतीय क्रांति का जनक किसने कहा? यानी बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का जनक किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी नेता जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, यानी भारत के ऐसे नेता कौन थे जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने? तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, किस अधिवेशन के लिए बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष हेतु चुना गया था? यानी वह कौन सा अधिवेशन था जिसके लिए बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष पद हेतु चुना गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1918 ईस्वी में। मित्रों याद रखिएगा कि 1918 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था उसके लिए बाल गंगाधर को चुना गया था, लेकिन इस समय बाल गंगाधर तिलक भारत में न होकर लंदन गए हुए थे, इस वजह से वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन सके। अगला प्रश्न, 1918 में तिलक के अध्यक्ष पद हेतु उपस्थित नहीं होने पर उनका स्थान किसने लिया? कि 1918 में कांग्रेस का होने वाला जो अधिवेशन था उसके लिए बाल गंगाधर तिलक का नाम चयन किया गया, लेकिन ये लंदन में होने की वजह से उपस्थित नहीं हुए, और इसके बाद में उनका स्थान किसने लिया? तो इसका सही उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय ने। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा, और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कब हुआ? यानी VD सावरकर का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 28 मई 1883 में भागुर गांव महाराष्ट्र में। मित्रों याद रखिएगा कि विनायक दामोदर सावरकर भारतीय इतिहास के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे जिनका जन्म 28 मई 1883 में भागुर गांव महाराष्ट्र में हुआ था। और मित्रों बात करें इनसे संबंधित जुड़े हुए अगले तथ्यों की, तो उच्च शिक्षा के लिए ये पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रवेश लिया और वहीं राष्ट्रवादी नेता तिलक से इनका संपर्क हो गया। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की,
सावरकर के माता पिता का नाम क्या था? यानी विनायक दामोदर सावरकर के माता पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा माता का नाम राधाबाई और पिता के नाम की बात करें तो दामोदर पंत सावरकर है। अगला प्रश्न, सावरकर अपना गुरु किसे मानते थे? यानी विनायक दामोदर सावरकर अपना गुरु किसे मानते थे? तो इसका सही उत्तर होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। मित्रों याद रखिएगा कि विनायक दामोदर सावरकर तिलक को अपना गुरु मानते थे और जब 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर आयोजित शोक सभा का सावरकर ने विरोध किया, तब भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के ही सहयोग से उन्होंने ऐसा कार्य किया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सावरकर ने किसे गुलामी का उत्सव और देश व जाति के प्रति विद्रोह कहा है? यानी विनायक दामोदर सावरकर ने किसे गुलामी का उत्सव व देश व जाति के प्रति विद्रोह कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के उत्सव को। मित्रों याद रखिएगा कि जब एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक का उत्सव हमारे भारत में मनाया जा रहा था, इन मनाए जाने के लिए बड़े धूमधाम से आयोजन किया जाने वाला था, तो इन्होंने उसका विरोध किया और उसे गुलामी का उत्सव व देश व जाति के प्रति विद्रोह कहा और उसका विरोध भी किया था। अगला प्रश्न, सावरकर ने किसकी जीवनी का मराठी भाषा में अनुवाद किया है? यानी विनायक दामोदर सावरकर ने किसकी जीवनी का मराठी भाषा में अनुवाद किया है? तो इसका सही उत्तर होगा मेजिनी की जीवनी का। अगला प्रश्न, सावरकर ने 1899 में कौन सी संस्था की स्थापना की थी? यानी विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में कौन सी संस्था की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा मित्र मेला संस्था की। यानी 1899 में नासिक में मित्र मेला नामक एक संस्था की स्थापना की, जिसे और फिर इस संस्था को 1904 में अभिनव भारत समाज में परिवर्तित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, विनायक दामोदर सावरकर किसके सहयोग से बैरिस्ट्री करने लंदन गए थे? विनायक दामोदर सावरकर किसके सहयोग से बैरिस्ट्री करने लंदन गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा की फेलोशिप के सहयोग से। यानी ये 1896 ईस्वी में, मित्रों 1996 नहीं है, 1906 है। इसे आप याद रखिएगा कि 1906 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर श्यामजी कृष्ण वर्मा की फेलोशिप का लाभ उठाकर ये लंदन में बैरिस्ट्री करने गए थे। अगला प्रश्न, सावरकर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के गद्दर को गद्दर न कहकर क्या संज्ञा दी? यानी विनायक दामोदर सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई उसे इन्होंने गद्दर नहीं कहा और फिर उन्होंने उसे क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। मित्रों आपसे प्रश्न ऐसे ना पूछ करके ऐसे पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो फिर सही उत्तर होगा विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न, द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा 1909 में विनायक सावरकर ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सावरकर को 1910 में गिरफ्तार क्यों किया गया था? विनायक दामोदर सावरकर को 1910 में गिरफ्तार क्यों किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा इंडिया हाउस जैसे क्रांतिकारी समूह से संबंध रखने के कारण। मित्रों याद रखिएगा कि इंडिया हाउस जैसे क्रांतिकारी समूह से संबंध रखने के कारण विनायक दामोदर सावरकर को 1910 में गिरफ्तार किया गया था। और मित्रों उन्हें गिरफ्तार करके जब उन्हें बंदी बनाया गया, यानी 8 जुलाई 1910 को बंदी बना करके जलयान से
एस मारिया से भारत लाया जा रहा था तो वह समुद्र में कूद गए लेकिन पकड़े गए और इन्हें अपने कार्य के लिए 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न, 1910 में सावरकर को कैद करने के बाद उन्हें किस जेल में बंद कर दिया गया था? यानी 1910 में सावरकर को कैद करने के बाद उन्हें किस जेल में बंद कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में। और मित्रों, अब बात करें कि माना जाता है कि सावरकर को यह सजा नासिक षड्यंत्र केस जो 1909 में था में जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या के तहत हुई थी, कि उन्हें जो अंडमान की सेलुलर जेल थी उसकी सजा नासिक षड्यंत्र केस कब हुआ? 1909 में। यानी नासिक में एक षड्यंत्र केस रचा गया था जिसमें जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या से संबंधित इनको उसमें लिप्त पाए जाने के कारण उनको सेलुलर जेल की सजा हुई थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, सावरकर को सेलुलर जेल में काला पानी की सजा कब से कब तक मिली? यानी विनायक दामोदर सावरकर को सेलुलर जेल में काला पानी की सजा कब से कब तक मिली? तो इसका सही उत्तर होगा 4 जुलाई 1911 से लेकर के 21 मई 1921 तक, यानी 10 वर्षों की इनको कड़ी सजा दी गई थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, विनायक सावरकर ने गांधी जी के किस आंदोलन का विरोध किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने गांधी जी के किस आंदोलन का विरोध किया? तो इसका सही उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में कौन सा नारा दिया? अगला प्रश्न है, सावरकर भारत विभाजन की स्वीकृति के कारण किसके कट्टर विरोधी बन गए थे? यानी विनायक दामोदर सावरकर भारत विभाजन की स्वीकृति के कारण किसके कट्टर विरोधी बन गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और मित्रों, आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, विनायक सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? विनायक सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बने? तो इसका सही उत्तर होगा 1937 में। और मित्रों, याद रखिएगा कि बाद में हिंदू महासभा को 1938 में राजनीतिक दल घोषित कर दिया गया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, विनायक दामोदर की आत्मकथा का नाम क्या है जिस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था? यानी विनायक दामोदर सावरकर की आत्मकथा किस नाम से है जिस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा मेरा आजीवन कारावास। मित्रों, विनायक दामोदर सावरकर की आत्मकथा का नाम है मेरा आजीवन कारावास। और विनायक सावरकर ने काला पानी नाम से एक उपन्यास भी लिखा था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, विनायक दामोदर सावरकर की मृत्यु कब हुई? विनायक दामोदर सावरकर की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 27 फरवरी 1966 को। और मित्रों, याद रखिएगा कि विनायक दामोदर सावरकर ने सलेखना विधि यानी जो जैन धर्म की सलेखना पद्धति है उससे मृत्यु प्राप्त की थी, यानी इच्छा मृत्यु को ये प्राप्त हुए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में। मित्रों, नेताजी की जन उपाधि से विभूषित सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि चावल अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, सुभाष चंद्र बोस के माता पिता का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस के माता पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा पिता जानकीनाथ बोस एवं माता प्रभावती बोस। अगला प्रश्न,
नेताजी ने बीए की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? कि नेताजी ने बीए की जो डिग्री है वह किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता विश्वविद्यालय से 1919 में। और मित्रों, अगर इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो कटक के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। और मित्रों, यहाँ पर उन्हें भारतीय छात्रों के साथ भेदभाव को सह शैक्षणिक गतिविधियों एवं छात्रवृत्तियों के संबंध में अनुभव किया था। कि जो कटक की जो इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, यहाँ पर जो अंग्रेजों के बच्चे और जो भारतीयों के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे, तो भारतीय बच्चों के साथ यहाँ पर छात्रवृत्ति और जो शैक्षिक गतिविधियाँ थी उनमें भेदभाव किया जाता था। तो सबसे पहले नेताजी ने यह कटक की जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है यहीं पर अनुभव किया। अगला प्रश्न, नेताजी ने भारतीय नागरिक सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? नेताजी ने भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? तो इसका सही उत्तर होगा 1920 में। और मित्रों, याद रखिएगा कि इस परीक्षा में यानी इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में नेताजी ने ऑल इंडिया में चौथा स्थान प्राप्त किया था। और मित्रों, याद रखिएगा कि नेताजी ने मई 1921 में आईसीएस की जो परीक्षा थी उसमें इनका चयन हो गया, लेकिन मई 1921 में इन्होंने यहाँ से त्याग पत्र दे दिया था। अगला प्रश्न, नेताजी के व्यक्तित्व पर किन किन आदर्शों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? मित्रों, याद रखिएगा कि जो सुभाष चंद्र बोस ने 24 वर्ष की आयु में ही सांसारिक सुख सुविधा से संपन्न यानी जो आईसीएस की जो उच्च पद था उसको ठुकरा करके ध्येय निष्ठ जीवन व्यतीत करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। और उनके व्यक्तित्व में यानी उनके व्यक्तित्व पर विभिन्न आदर्शों का इतना प्रभाव पड़ा कि वह जो अच्छी खासी नौकरी थी उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो इनके व्यक्तित्व पर किन किन का प्रभाव पड़ा? तो सबसे पहले इनके जीवन पर या इनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिकता का। इसके बाद विवेकानंद का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था उसका। इसके बाद अगर बात करें तो अरविंद घोष का जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है इसका भी नेताजी के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। और मित्रों, इसके बाद चित्तरंजन दास के राजनीतिक आदर्श का भी इनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। और मित्रों, अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। गांधी जी के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रमुख व्यक्ति ने निसंदेह, मित्रों ये निसंदेह नहीं निसंदेह सुभाष चंद्र बोस ही थे। नेताजी के विषय में यह कथन किसका है? कि नेताजी के संबंध में ऐसा किसने कहा कि गांधी जी के बाद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे प्रमुख व्यक्ति निसंदेह सुभाष चंद्र बोस ही थे? तो नेताजी के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आरसी मजूमदार का। अगला प्रश्न, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार नेताजी ने कब किया? यानी प्रिंस ऑफ वेल्स की जो भारत यात्रा थी उसका नेताजी ने बहिष्कार कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा नवंबर 1921 में। तो यह प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब थी या कब की? तो नवंबर 1921 में। और मित्रों, याद रखिएगा कि कोलकाता के युवकों के साथ मिलकर के नेताजी ने जो प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा थी उसका विरोध किया था। लेकिन इससे पहले मित्रों आपको बता दें कि सुभाष ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महान आंदोलनकारी, एक महान क्रांतिकारी नेता, राजनीतिक यथार्थवादी और प्रभावशाली वक्ता के साथ साथ एक कुशल संगठनकर्ता और आज़ाद हिंद फौज के महानायक के रूप में भी अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तरंजन दास। मित्रों, याद रखिएगा कि बंगाल सरकार ने
आंदोलन का दमन करने के लिए, यानी जो प्रिंस ऑफ वेल्स की जो भारत यात्रा थी इसका बहिष्कार करने के लिए नेताजी ने एक आंदोलन किया और बंगाल सरकार ने इस आंदोलन का दमन करने हेतु चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को 10 दिसंबर 1921 को बंदी बना लिया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की कि बंगाल सरकार ने चित्तरंजन दास व सुभाष चंद्र बोस को बंदी कब बनाया, तो इसका सही उत्तर होगा 10 दिसंबर 1921 को। लेकिन अगर कारण की बात करें कि चित्तरंजन दास और नेताजी को बंगाल सरकार ने बंदी क्यों बनाया, तो इसका सही उत्तर होगा इन्हें प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार किया था, इस वजह से बंगाल सरकार ने इन्हें बंदी बना लिया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन के कालखंड में सुभाष बोस को ब्रिटिश सरकार ने कितनी बार गिरफ्तार किया, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के कालखंड में सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार ने कितनी बार गिरफ्तार किया, तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा 11 बार। और 11 बार जब इनको गिरफ्तार किया गया तो जिसमें लगभग ये 8 वर्षों तक विभिन्न जेलों में रखा गया था। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मांडले जेल में नजरबंद कब किया गया, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मांडले जेल में नजरबंद कब किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा 1925 से लेकर के 1927 तक। और मित्रों याद रखिएगा कि इससे पहले हमारे देश के महान क्रांतिकारी और उग्रवादी यानी गर्म दल के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक भी मांडले जेल में बंद रहे थे। उन्हें 6 वर्ष की वहां पर सजा दी गई थी और वहीं पर रहकर के उन्होंने गीता भाष्य की रचना की थी। तो मित्रों आप सभी से एक प्रश्न कि बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में कब से कब तक बंद रहे, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, देश बंधु चित्तरंजन दास द्वारा स्थापित स्वराज दल से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होता था, कि देश बंधु चित्तरंजन दास द्वारा एक दल की स्थापना की गई जिसका नाम था स्वराज दल। तो स्वराज दल से एक समाचार पत्र भी प्रकाशित होता था, तो उस समाचार पत्र का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा फॉरवर्ड। और मित्रों याद रखिएगा कि यह एक दैनिक समाचार पत्र था। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस को किस नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता नगर निगम का। और मित्रों याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस को सन 1930 में नगर निगम कोलकाता का महापौर भी निर्वाचित किया गया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, लेकिन मित्रों इससे पहले याद रखिएगा कि बोस को यानी सुभाष चंद्र बोस की जो कार्य प्रणाली थी इसके प्रशासन के भारतीयकरण की थी, यानी नेताजी की जो कार्य प्रणाली थी वह भारतीयकरण की थी और परिणाम स्वरूप उन्हें अक्टूबर 1923 में भी गिरफ्तार कर लिया गया था। और मित्रों नेताजी का एकमात्र लक्ष्य था सुभाष चंद्र बोस के जीवन का, यानी सबसे प्रमुख अगर लक्ष्य की बात करें तो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। अगला प्रश्न, नेताजी ने औपनिवेशिक स्वायत्तता के प्रस्ताव का घोर विरोध करते हुए पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब रखा, यानी नेताजी ने जो औपनिवेशिक स्वायत्तता थी इस प्रस्ताव का उन्होंने घोर विरोध किया और मित्रों उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी की। तो ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की, तो इसका सही उत्तर होगा 1928 में। अगला प्रश्न, नेताजी की पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल कब प्रकाशित हुई, यानी नेताजी की पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल कब प्रकाशित हुई, तो इसका सही उत्तर होगा 1934 में। और मित्रों यह पुस्तक 1920 से लेकर के 1934 तक इसका लेखन कार्य चला था। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने, यानी नेताजी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने, तो इसका सही उत्तर होगा 2 बार। मित्रों याद रखिएगा
प्रथम बार जब ये अध्यक्ष बने थे 1938 का, यानी 1938 में कांग्रेस का जो राष्ट्र हरिपुरा अधिवेशन हुआ उसमें ये अध्यक्ष बने, और हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। और दूसरी बार ये अध्यक्ष बने थे 1939 में, जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेकिन मित्रों याद रखिएगा कि यहाँ पर दूसरी बार जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ इसमें महात्मा गांधी ने इनका विरोध किया था, और इसी के चलते यानी दूसरी बार अध्यक्ष बनने पर महात्मा गांधी से मतभेद हो जाता है, और फिर ये अपने यहाँ से त्याग पत्र दे देते हैं। अगला प्रश्न, नेताजी ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र क्यों दिया? यानी सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र क्यों दिया? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी से मतभेद हो जाने के कारण। और मित्रों याद रखिएगा कि जब नेताजी ने जो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की और इस पद से उन्होंने त्याग पत्र दिया, तो इस संबंध में ये रविंद्रनाथ टैगोर ने इस स्थिति पर संतोष प्रकट करते हुए सुभाष बाबू को यानी नेताजी को देश नायक कहा था। तो मित्रों ये वाली बात भी आप याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? यानी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? तो इसका सही उत्तर होगा मई 1939 में। अगला प्रश्न, जुलाई 1940 में ब्रिटिश सरकार ने नेताजी को गिरफ्तार क्यों किया? जुलाई 1940 में ब्रिटिश सरकार ने नेताजी को गिरफ्तार क्यों किया? तो इसका सही उत्तर होगा होलवेल स्टैच्यू हटाने के आंदोलन के कारण। यानी 1940 में नेताजी ने जो होलवेल स्टैच्यू लगा हुआ था उसको हटाने के लिए इन्होंने आंदोलन किया था, और इसी के चलते जुलाई 1940 में ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। और मित्रों 26 नवंबर 1940 को बोस ने बंगाल के गवर्नर एवं मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए फिर पत्र भी लिखा था। इसकी चर्चा हम अगले प्रश्न में करने वाले हैं। यानी नेताजी ने 26 नवंबर 1940 को बंगाल के गवर्नर को संबोधित करते हुए पत्र क्यों लिखा? यानी स्टैच्यू ऑफ होलवेल स्टैच्यू को हटाने के लिए इन्होंने विरोध किया, और तब इन्हें 1940 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्होंने बंगाल के गवर्नर को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा मुझे मुक्त कर दीजिए, अन्यथा मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। और फिर यह कहते हुए उन्होंने आमरण अनशन पर बैठ गए। और मित्रों इस पत्र का बंगाल सरकार पर प्रभाव पड़ा, यानी आमरण अनशन की सूचना का बंगाल सरकार पर प्रभाव पड़ा, और सरकार ने बोस को 5 दिसंबर 1940 को जेल से मुक्त करके घर में ही नज़रबंद कर दिया। यानी नेताजी को जेल से रिहा तो कर दिया गया, लेकिन उन्हें आदेश दिया गया कि ये अपने घर में ही बंद रहेंगे। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 17 जनवरी 1941 को किसका वेश बदलकर जर्मनी पहुंच गए? मित्रों ये प्रश्न स्कूल व्याख्याता भर्ती में पूछा हुआ है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 17 जनवरी 1941 को किसका वेश बदल करके जर्मनी पहुंच गए थे? तब ऑप्शन में आया था पठान का वेश, मुस्लिम पठान का वेश बदलकर। लेकिन अगर अगली बार अब की बार आपसे नाम भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा जियाउद्दीन खान नाम के पठान का वेश बदलकर। अगला प्रश्न, जर्मनी पहुंचने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपना नाम क्या रखा? जर्मनी पहुंचने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपना नाम क्या रखा? तो इसका सही उत्तर होगा ओरलैंडो मैसोटो। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। नेताजी ने कब बर्लिन रेडियो से भारतीयों के लिए संदेश प्रसारित किया और भाषण का अंत क्रांति अमर रहे के जयघोष से किया? नेताजी ने कब बर्लिन रेडियो से भारतीयों के लिए एक संदेश प्रसारित किया था और भाषण का अंत में उन्होंने एक शब्द कहे, यानी एक नारा दिया, क्रांति अमर रहे? तो ये कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 13 मार्च 1942 को। अगला प्रश्न है,
सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व व इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष पद कब संभाला? यानी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व व इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष का पद कब संभाला? तो इसका सही उत्तर होगा 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में। यानी एक ही दिन इन्होंने दो कार्य किए थे। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा 15 दिसंबर 1941 को कैप्टन मोहन सिंह ने। यानी मित्रों, आज़ाद हिंद फौज का गठन 15 दिसंबर 1941 को कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। और ये कहाँ किया? तो मलाया में। मित्रों, ये मलायब हो गया है, तो इसको आप मलाया पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना नेताजी ने कहाँ की? यानी आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना नेताजी ने कहाँ पर की? तो इसका सही उत्तर होगा 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में झांसी की रानी रेजिडेंट की स्थापना कब की? यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में एक रेजिडेंट की स्थापना की थी और उसका नाम था झांसी की रानी रेजिडेंट। तो मित्रों, झांसी की रानी रेजिडेंट की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 22 अक्टूबर 1943 को। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार को सबसे पहले मान्यता किसने प्रदान की? कि आज़ाद हिंद सरकार को सबसे पहले मान्यता किसने प्रदान की? तो इसका सही उत्तर होगा जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को। और मित्रों, इसके बाद में यानी जापान सबसे पहले आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता जापान सरकार ने दी और इसके बाद में 24 अक्टूबर को ब्रह्मा ने मान्यता दी और 27 अक्टूबर को क्रोएशिया ने, इसके बाद 29 अक्टूबर को जर्मनी ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दी और 1 नवंबर 1943 को नॉन-की ने इसको मान्यता दी और मित्रों इसके बाद इटली ने 9 नवंबर को इसको मान्यता प्रदान की। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद सरकार ने ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? आज़ाद हिंद सरकार ने ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? तो इसका सही उत्तर होगा 22 अक्टूबर 1943 की रात्रि को। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की भूमिका कब समाप्त हो गई? आज़ाद हिंद फौज की भूमिका कब समाप्त हो गई? तो इसका सही उत्तर होगा 14 अगस्त 1944 को जापान के आत्मसमर्पण के बाद में। मित्रों याद रखिएगा कि अमेरिका ने जब जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे, उसके बाद 14 अगस्त 1944 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस जापान के आत्मसमर्पण के बाद ही जो आज़ाद हिंद फौज थी इसका समापन हो गया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन कब किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किस कारण हुई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किस कारण हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 18 अगस्त 1945 को हवाई दुर्घटना में। यद्यपि नेताजी बोस के इस देहांत की तारीख पर अभी तक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मित्रों याद रखिएगा कि नेताजी बोस अदम्य क्रांतिकारी जीवन का अंत 17 अगस्त 1945 को सेगोन से जापान की यात्रा के दौरान 18 अगस्त 1945 को फारमोसा के हवाई दुर्घटना में हुआ। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच हेतु गठित आयोग कौन कौन से बने? यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद जो जांच आयोग गठित किए गए थे वो कौन कौन से थे? तो मित्रों सबसे पहले जो जांच आयोग बना था ये था शहनवाज खान
सुरेश चंद्र बोस और मैत्रेय आयोग जो 1956 में बना। और मित्रों ये जो आयोग बना था ये पंडित नेहरू की सरकार के समय बनाया गया था। दूसरे आयोग की बात करें तो जीडी खोसला आयोग जो 1970 से 1974 तक रहा। और मित्रों यह आयोग इंदिरा गांधी के समय बना। और मित्रों यानी नेताजी की मृत्यु से संबंधित जो अंतिम आयोग बना था मनोज कुमार मुखर्जी आयोग जो 1999 में बना। और यह अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बना था। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।